और अब वक्त खबरों पर तफसील से बात करने का। भारत जोड़ो यात्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 50 साल का एक नौजवान भारत को समझ रहा है और आगे उन्होंने कहा कि 3000 किलोमीटर की यात्रा कर भारत को समझना प्रशंसा की बात है और लोगों को भी हिंदुस्तान की पद यात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वो यात्रा का स्वागत नहीं करेंगे। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। और वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राम जी का नाम लेकर कोई भी कुछ काम करता है तो उसकी सराहना करना चाहिए। राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, वो कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे ये राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता रहे। उनकी यात्रा ही भारत जोड़ो है, नाम है। हाँ, तो अच्छी बात है। जोड़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत जोड़ो ये नारा अच्छा है और भारत जुड़ना ही चाहिए। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सुब्रत पाठक ने हमला बोल दिया है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, विपक्ष जोड़ो यात्रा है। कोई गठबंधन बीजेपी को नहीं हरा पाएगा, ये कह रहे हैं सांसद महोदय। हमारा गठबंधन जनता के साथ होता है, सुब्रत पाठक का ये बयान है। सुब्रत पाठक कन्नौज से सांसद हैं, आक्रमण कर रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा पर। वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं, यह विपक्ष जोड़ो यात्रा है और हमारा गठबंधन जनता के साथ है। कोई गठबंधन बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। इस पर अगर बात करें तो तमाम तरह जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी को खत लिख करके शुभकामनाएं प्रेषित की है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात करें तो आज बागपत से भी यात्रा गुजरी और रालोद के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ है, लेकिन शुभकामनाएं सभी ने दी है। नहीं, देखो, अब जिसको लेकर राहुल जी निकले थे तो कुल मिलाकर उनका कोई भारत जोड़ना तो एक नाम था, बाकी काम तो उनका विपक्ष को जोड़ना था। वो जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में, कांग्रेस का जनाधार एक तरीके से निम्न स्तर पर पहुंच गया है और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती भाजपा के खिलाफ, इस बात को कांग्रेस भी समझती है। और जिस प्रकार से पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो राहुल गांधी ब्रांड था वो फेल हो गया था बुरी तरीके से, तो उस ब्रांड को दोबारा से एक बार बनाने के लिए, उसको दोबारा से चढ़ाने के लिए तो इनको दूसरे दलों की आवश्यकता है। ये क्षेत्रीय दलों के साथ में गठबंधन करना चाहते हैं और उसको लेकर ये एक तरीके से अपना शो करके उनको दिखाने के लिए कि हमारे पास भी है तो हमारे साथ जुड़ जाओ, तो ये आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबको चिट्ठी लिखी, लेकिन सबने इनको शुभकामनाएं तो दी, लेकिन इनके साथ कोई सड़क पे आने को तैयार नहीं हुआ। रालोद इनके साथ में आई है तो कुछ सफलता मिली है इनको आंशिक, और बाकी इनकी तो कोशिश यही रहेगी कि ये सपा बसपा भी इनके साथ में आए। अगर आती तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी आते, लेकिन अब उन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, रालोद ने दिया, तो कुछ 2-3 जिले जहां रालोद का थोड़ा बहुत असर है वहां होते हुए निकल जाएंगे। अगर बात करें तो विपक्षी एकता की बात चले 2024 से पहले, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे दल एक होते हैं तो क्या बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? अच्छा, आपने देख ही लिया, पिछली बार 2019 में जब सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ था तो क्या हुआ, उस कहा जाता था सपा बसपा रालोद ये इतना बड़ा गठबंधन है कि तो अपराजय है, तो कुल मिलाकर इसको कोई हरा ही नहीं सकता। और फिर जब आपने देखा कि जब चुनाव आया तो चुनाव में किस प्रकार से एक बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने उस महागठबंधन को हरा दिया। कुल मिलाकर विषय ये नहीं है कि टेबल के ऊपर कुछ राजनीतिक लोग बैठकर आपस में गठबंधन कर लेंगे तो नीचे भी वो गठबंधन सक्सेस होगा।
गठबंधन वो सक्सेस होता है जो नीचे होता है, बूथों के ऊपर होता है। बूथ पर रहने वाली तमाम सारी जातियों ने आपस में गठबंधन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री अपने ही बीच से निकले एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती थी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो संदेश देना चाहते हैं उसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मन साथ चलेंगे तो सब चलेंगे और इसीलिए मन मिलना चाहिए और जो धारा चल रही है वही धारा 24 में मिलेगी तो बहुत कुछ होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं। खुर्शीद साहब, गाजियाबाद से होते हुए जब जाटलैंड में पहुंचे हैं तो कितनी चीज बदलती हुई? कुछ नहीं बदला है। देखिए, ऐसा है, खेती बदल जाती है, खेती बदल जाती है, लेकिन खेत का महत्व नहीं बदलता है। किसान की वेशभूषा बदल जाती है, उसकी ध्वनि बदल जाती है, लेकिन किसान का मन, किसान का दिल नहीं बदलता है। आप समझे ना। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो कहाँ से भी आए, गोरखपुर से लेकर हमीरपुर से, और हमीरपुर से लेकर लखनऊ, और लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मथुरा के खड़े हुए हैं। देखिए, मथुरा के खड़े हुए हैं प्रदीप माथुर जी, और मथुरा, हाथरस गुरुद्वारा दी, तो मैं पूरे के पूरे फिर गिनवाऊंगा। जगह जगह से कार्यकर्ता आए हैं और आकर एक ही बात कह रहे हैं कि जो आज हमको आह्वान हुआ है राहुल गांधी जी का कि इस देश को जोड़ के रखना है, तो ये उत्तर प्रदेश देश का एक नमूना है, छोटा सा नमूना पूरे देश का। हालांकि हम एक बहुत बड़ा प्रांत है और उत्तर प्रदेश को वही करके दिखाना है जो देश को संदेश किया है, और ये संदेश हमने स्वीकार किया है। हम पूर्ण समर्थन इस संदेश को देते हैं। निकल कर आए हैं, सर्दी में निकल कर आए हैं, और हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं ताकि ये संदेश कामयाब हो जाए। इन 3 जिलों से, गाजियाबाद, बागपत और शामली, इन 3 जिलों से क्या 72 जिलों में संदेश दे पाए? नहीं, 72 जिलों में तो हम घूम चुके हैं। 6 यात्राएं पहले हो चुकी हैं जो इसकी तैयारी के लिए की गई थी। प्रांतीय जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अपने प्रांत में यात्राएं करी हैं। तो ये संदेश तो हम पहले से दे चुके हैं कि आप तैयार हो जाइए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तैयार हो जाइए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और लोग तैयार होकर आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो क्या 24 के लिए भी तैयार हो? तैयार तो देखिए, राजनीति में हर समय हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वो अलग धारा है और ये अलग धारा है। ये धारा देश को जोड़ने की है, वो धारा चुनाव लड़ने की है, उस पर अलग से काम हो रहा है, वो काम चलेगा। अगर ये धारा आके मिल जाती है 24 की धारा में, तो शायद 24 की धारा और सुदृढ़ हो जाए और तेज़ हो जाए। साइकिल और हाथी की बात हो जाती है, शुभकामनाएं तो दी हैं भाई, चिट्ठी भेजी गई, तो हैंडपम्प भी है ना, हैंडपम्प ने तो अपनी बात कर, हैंडपम्प भी है, साइकिल है, हाथी है। हम तो पैदल चल रहे हैं, अगर कोई वाहन साथ चलेंगे, वाहन हमको और दूर तक पहुंचाएंगे, तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना। लेकिन मन साथ चलने चाहिए, मन साथ चलने चाहिए। राहुल जी का ये उद्देश्य है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। इधर जयंत चौधरी ने राहुल गांधी को तपस्वी बताकर भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया। उसे भविष्य की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने नेता के इस समर्थन के बाद राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता और कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने उमड़ पड़े हैं। आरएलडी नेताओं ने भी भारत जोड़ो की यात्रा की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम बड़े दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी का जो सबसे बड़ा जवाब है वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से आया कि उन्होंने न केवल राहुल गांधी को तपस्वी बताया, बल्कि इस भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन भी दिया। और उनके समर्थन देने के बाद देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और जगह जगह स्वागत भी किया गया। और कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, और जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से कोई भी यात्रा जब गुजरती है तो कुछ इसी अंदाज में स्वागत भी किया जाता है। इन्हीं लोगों से हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं कुलदीप उज्ज्वल जी, उनसे बात कर लेता हूँ। कुलदीप जी, जयंत चौधरी ने तो बड़ा दिल दिखा दिया, तपस्वी बता दिया, और आप लोग भी स्वागत के लिए आ गए हैं। चिट्ठी तो और जगह भी लिखी गई थी, तो आपकी तरफ से इतनी बड़ी पहल। किसानों और कमेरों के नेता चौधरी जयंत सिंह जी इस देश में सौहार्द का माहौल चाहते हैं, भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, समरसता स्थापित करना चाहते हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस देश के लोगों को किसान और कमेरा के श्रेणी में देखना चाहते हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है।
भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी कह करके हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने संबोधित किया है। इसी से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इस देश को टूटने से बचाना चाहते हैं और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उनके प्रति कितनी श्रद्धा हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी में है, उनके ट्वीट से, उनके संदेश से वो प्रदर्शित हो जाती है। स्वागत की बात कर लिया, जिलाध्यक्ष जी आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से क्या एक संदेश आप लोगों की तरफ से दिया गया, जगह जगह स्वागत किया जाएगा? स्वागत करते हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उन्होंने एक ट्वीट करके हम लोगों को इस भारत जोड़ो यात्रा में अपना समर्थन देने के लिए, स्वागत करने के लिए हम लोगों को आदेशित किया। उनके एक आदेश पे राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता आज यहाँ सड़क पे है, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहा है और इसके साथ चलने का कार्य कर। युवाओं में बड़ा जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल, जयंत चौधरी युवा है और देश के भविष्य है, और राहुल गांधी भी देश के भविष्य है, युवा है। किसान मजदूर युवाओं की बात करते हैं, जो किसान मजदूर युवाओं की बात करेगा उसके लिए जोश ही होगा, अलग ही जोश होगा, अलग ही उमंग होगी। तो जयंत चौधरी ने बहुत अच्छी पहल की। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, पाकिस्तान। और इसी बीच में रामपुर से एक बड़ी अपडेट हमारे पास है। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा को जमानत मिल गई है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जया प्रदा को जमानत मिली है। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और कोर्ट में हाजिर होने के बाद जया प्रदा को जमानत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट में जया प्रदा ने जमानत की अर्जी लगाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति के जनसभा करने का आरोप था उनके ऊपर और इसी मामले में उन्हें जमानत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन का मामला था, गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थी, जिसमें जो है इन्होंने थाना स्वार क्षेत्र के अंतर्गत और थाना कैमरी क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति के इन्होंने सभा को संबोधित किया था, जिसके संबंध में थाना स्वार में NCR नंबर 79/19 और थाना कैमरी में 37/19 पंजीकृत हुआ था, धारा 171 IPC का, जो उसी मामले में हाजिर नहीं हो रही थी, जिसके माननीय न्यायालय द्वारा पिछली तिथियों में जो है NBW जारी किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये आज माननीय न्यायालय में सरेंडर की हैं। और इसी बीच में बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, बिजली चोरी को रोकते हुए बुनकरों को बिल में सब्सिडी दें। यह मुख्यमंत्री का निर्देश है। पावर कॉर्पोरेशन बुनकरों को लेकर व्यवस्था बनाए, अधिकारी बुनकरों से बात करके योजना बनाएं, गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल अपनाएं। ये मुख्यमंत्री योगी के निर्देश है। गौशाला संचालन के तैयार एनजीओ के साथ MOU करें। ठंड और भूख से किसी गोवंश की मौत नहीं होनी चाहिए। गौशाला का पूरे साल प्रबंधन कैसे हो, कार्य योजना बनाई जाए। दूध का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर है। ये निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब खबर हाथरस से है। वहां पर किसानों के मुद्दे और पीने के पानी को लेकर सादाबाद से RLD विधायक प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। मथुरा रोड पर नौगांव के पास धरने पर बैठे हैं विधायक प्रदीप सिंह और उनकी माने तो इलाके के किसानों को न तो रबी की फसल सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और पीने का शुद्ध पानी न मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और धरने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। 6-8 महीने से सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बराबर संपर्क में हम लोग, हमने कई बार जो है उनसे लिखित में भी अनुरोध किया है और मौखिक रूप से भी कई बार उनसे कहा है कि हमारे यहाँ जोसना रजवा, सादाबाद रजवा और कुरसंडा रजवा, 3 रजवा निचली माटगंगा से निकलते हैं। और अब बात माफिया मुख्तार अंसारी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। मामले की जांच कर रही ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने पहली चार्जशीट में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा उर्फ आतिफ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और साथ साथ मुख्तार के परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी गई। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में ईडी ने मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ अभी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच अभी जारी है। मुख्तार और अफशा अंसारी के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद ईडी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी चार्जशीट दाखिल करने में 1 से 2 महीनों का वक्त लग सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मामले की जांच करने वाली एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। हालांकि पहली चार्जशीट में मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा अंसारी का नाम नहीं है, बल्कि पहली चार्जशीट में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ उर्फ सरजील रजा और मुख्तार के परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन का नाम शामिल किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। तकरीबन 2200 पन्ने का लंबा चौड़ा आरोप पत्र दाखिल किया गया है और इस आरोप पत्र में यह कहा गया है ईडी की तरफ से कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच अभी जारी है। 15 दिनों की कस्टडी में रखे जाने के बावजूद अभी उसके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी लगातार फरार चल रही है। उसके खिलाफ कई बार समन जारी किया जा चुका है, लुकआउट नोटिस भी जारी की गई है, लेकिन अफशा अंसारी अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के दफ्तर नहीं आ रही है। तो जैसे ही इन दोनों के खिलाफ जांच पूरी होगी तो इन दोनों के खिलाफ भी अलग से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मुख्तार अंसारी और परिवार की मुश्किलें और बढ़नी तय है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। वहां पर होटल विश्वनाथ की प्रॉपर्टी को लेकर बहू और बच्चों को सड़क पर फेंकने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दर्जनों बाउंसर्स को बुलाकर ठिठुरती ठंड में मासूम बच्चों और बुजुर्ग महिला को होटल से बाहर निकाल दिया गया। घटना के बाद बहू और मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला नाका थाना इलाके के विश्वनाथ होटल का है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी। होटल की प्रॉपर्टी के विवाद में बहू और बच्चों को बाहर कर दिया गया है इस ठंड में। और प्रॉपर्टी का विवाद था, उसमें किया गया है। होटल विश्वनाथ की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है। रो रो कर बुरा हाल है बहू और उसके मासूम बच्चों का। और मेरठ में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप लगा है। बाइक पर सवार 12 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप लगा है और फायरिंग करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरठ पुलिस इस वीडियो की जांच में जुटी हुई है। ताजा अपडेट। मेरठ में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप है। बाइक पर सवार 12 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप लगा है और फायरिंग करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। 12 लोगों पर सरेआम फायरिंग का आरोप है मेरठ में। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। वो इस पूरे घटना के बारे में और विस्तार से हमें बताने वाले हैं। सनुज। हाँ, देखिए फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है वो कहीं ना कहीं ये बताने और जताने के लिए काफी है कि आखिर ये लोग कितने बेखौफ हैं, किस तरीके से बाइक पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं। इसके पीछे की क्या मंशा थी? क्या ये लोग वहां पर दहशत फैलाना चाह रहे थे? क्या वहां पर खौफ फैलाना चाह रहे थे? क्या किसी को निशाना बनाने के लिए आए थे? लेकिन इस तरीके से कई बाइकें लेकर आना, उतरना, तमंचे वहां पर लोड करना, उसके बाद फायरिंग करना। फिलहाल मेरठ पुलिस ने इस मामले की जो जांच है वो बेहद गंभीरता से शुरू कर दी है। कई जगह फुटेज को भेजा भी गया है। अब इसमें 2 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो खरकौदा थाना इलाके की ये वीडियो बताई जा रही है, हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि उससे सटा हुआ जो गाजियाबाद का भोजपुर है वहां की भी ये वीडियो हो सकती है। तो फिलहाल जो सीमा विवाद है पुलिस का वो चल रहा है। उस सीमा विवाद में तस्वीर बेहद और कुछ वक्त बाद जो है साफ हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि योगी राज में अगर इस तरीके से लोग आएंगे, फायरिंग करेंगे, दहशत फैलाएंगे, सीसीटीवी में कैद हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को उसमें बेहद सख्त एक्शन लेने की जरूरत है ताकि आगे से लोग इस तरह की हिम्मत न जुटा सके। आप ये देखिए कि कहीं किसी लोगों को निशाना बनाने तो नहीं आए थे, क्योंकि इतने लोगों को इकट्ठा होकर आना, उसके बाद फायरिंग करके चले जाना आसानी से बिल्कुल ये चिंता की बात है और इसकी तफसील से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सनुज, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत धन्यवाद आपका। एक और बड़ी अपडेट। लखनऊ में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शहीद पथ के अंडरपास के पास जंगल में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सिर पर वार कर युवक की हत्या की आशंका है। युवक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। लखनऊ पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
ताजा अपडेट। शहीद पथ के अंडरपास के पास जंगल में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सिर पर वार कर युवक की हत्या की आशंका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।